चलिए बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 1 से 3 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को अभी हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान रखना कि बीपीएससी और बिहार एसएससी सीजीएल के लिए जो भी टेस्ट सीरीज है और साथ साथ हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स है सभी के सभी बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का हमारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। बताएं कि वे बिहार के किस जिले के निवासी हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मोहम्मद गुफरान बिहार के अररिया जिले के रहने वाले हैं। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के ये रहने वाले हैं। इनसे संबंधित कई सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है। हमारा पहला पॉइंट है कि नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीता है। वे बिहार के अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के निवासी है और उन्होंने महज 45 सेकंड में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े यहाँ से ध्यान रखें। महज 45 सेकंड में इन्होंने इस दौड़ को पूरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। साथ ही साथ यहाँ पे अररिया की चर्चा करें तो हमारा पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ समय पहले हमने आपको इसकी जानकारी दी थी। बिहार का जो पहला चिड़ियाघर है ये संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से राजधानी पटना में स्थित है, लेकिन वहीं पे दूसरे की बात करें तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण अररिया के रानीगंज में किए जाने की घोषणा हुई थी। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था कि 89 एकड़ भूमि पे इसका निर्माण होना है। और इसके अतिरिक्त एक पॉइंट और भी है कि बिहार में पहला मंकी पार्क अररिया के औराई हिंगना में बनेगा। अब ये औराई हिंगना जो स्थान है, आपको ध्यान रखना, प्रसिद्ध जो साहित्यकार थे फणेश्वर नाथ रेणु, यहीं पर यानी कि इसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इसी गांव में कह सकते हैं बिहार का पहला मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा हुई थी। ये सारी जानकारी हमने विस्तार पूर्वक आपको दिया है। बिहार के अररिया जिले में एक बायोडायवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क है जो कि अररिया जिले के कुशियार गांव में है। तो ये भी जानकारी ध्यान रखिए, ये बिहार का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क है। चलिए इतनी सारी जानकारी यहाँ से इस प्रश्न से संबंधित आप याद रखेंगे और अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट करेंगे। चलिए हमारा यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज को देखकर समझ चुके हैं कि इसका राइट आंसर होगा पंकज त्रिपाठी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की ओर। तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अर्थात सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। पंकज त्रिपाठी की बात करें तो पंकज त्रिपाठी मूल रूप से बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। ये जानकारी हमने कई दफा आपको दिया है। पंकज त्रिपाठी की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म की बात करें तो पंकज त्रिपाठी की पहली फिल्म थी रन, जो कि 14 मई 2004 को रिलीज हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि कुछ समय पहले पंकज त्रिपाठी को बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। हालांकि वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में 2022 में बिहार में खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा गोपालगंज के बारे में। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कि गोपालगंज बिहार में उच्चतम लिंगानुपात वाला जिला है, जबकि बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर।
तो दोनों को यहाँ से ध्यान रखना। हालांकि जो कंडीशन आपको याद रखना है, ये आंकड़े 2011 की जनगणना के आधार पर इसमें मैंने यहाँ पर शामिल किया है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं 67वें फिल्म फेयर अवार्ड की। तो ऐसे में अब यहाँ पर अगले प्रश्न में आप इसकी कंप्लीट जानकारी देख पाएंगे, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो ये प्रश्न की हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। हमें गलत मिलान की पहचान करना है। तो सभी विकल्पों को यहाँ से ध्यान से पढ़ना है। पहला विकल्प है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला ये शेरशाह को मिला। ये बिल्कुल ये विकल्प सही है, हमें गलत की पहचान करना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो विष्णुवर्धन को शेरशाह के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। वहीं पे बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के लिए, तो ये जो मिलान है ये बिल्कुल गलत है और हमें गलत मिलान की ही पहचान करना था। अब यहाँ पर अगले विकल्प को भी हम देख लेते हैं, हो सकता है ये विकल्प भी यहाँ पे सही हो। तो ये विकल्प अगर सही होता तो ऐसे में हमारा जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस विकल्प को भी चेक करना बीपीएससी एग्जाम में जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो विकल्प होने की यानी कि दो विकल्प सही होने की संभावना भी बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी में हमारा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए मिला। तो ये विकल्प यहाँ पर गलत है, हमें गलत की ही पहचान करना था। तो ऐसे में दो विकल्प हमारा यहाँ पर सही हुआ। तो फाइनल आंसर बनेगा बीपीएससी के दृष्टिकोण से या फिर ऑप्शन नंबर ई के दृष्टिकोण से उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फाइनल आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर ई को। अब यहाँ पर इसकी कंप्लीट सूची आप देखने वाले हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में सम्मानित बॉलीवुड हस्तियों की जो सूची है, इनमें आपको ये ध्यान रखना सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला है ये शेरशाह को मिला है। और यहाँ पर आपको दूसरे पॉइंट में याद रखना कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला ये विष्णुवर्धन को फिल्म शेरशाह के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए कपिल देव की जो भूमिका इन्होंने इस फिल्म में निभाई थी, इसी के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कीर्ति सेनन को आपको ध्यान रखना फिल्म मिमी के लिए दिया गया। और वहीं पे हमारा अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता यानी कि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड मिला फिल्म मिमी के लिए पंकज त्रिपाठी को दिया गया। थोड़ी देर पहले ही हमने ये जानकारी आपको दिया है। और वहीं पे बात करें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की, तो साई तमनकर को मिला है, जो कि फिल्म मिमी के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वहीं पे हम अगले पॉइंट की बात करें, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इस वर्ष दिया गया 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में ये सुभाष घई को दिया गया। तो इतनी सारी जानकारी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस फिल्म फेयर अवार्ड से, सभी को रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो का। ये बहुत ज़्यादा खबरों में था अभी हाल ही में, तो यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेंगे। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वदेश निर्मित विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना यानी कि इंडियन नेवी में शामिल किया है। भारतीय नौसेना अर्थात इंडियन नेवी में कहां से INS विक्रांत को शामिल किया गया। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोच्चि। अब यहाँ पर आपको विस्तृत जानकारी दे दूं। हमारा पहला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि केरल से भारत में ही बने विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया है। यानी कि INS विक्रांत की बात करें तो यह स्वदेश निर्मित है और इसका जो निर्माण हुआ है ये मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। इसी पॉइंट को यहाँ पर हमने आगे लिखा है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, जो कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर शिप है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त हम बात करें INS विक्रांत के बारे में कुछ और पॉइंट की, तो आपको ध्यान रखना इसमें 2200 यानी कि 2200 कंपार्टमेंट हैं और एक बार में 1600 यानी कि 1600 से ज़्यादा नौसैनिक रह सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। INS विक्रांत की बात करें तो INS विक्रांत के आने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की ताकत और बढ़ गई है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की ताकत को और इंक्रीज किया है, तो ये बातें भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। INS विक्रांत के वजन की बात करें तो INS विक्रांत का जो वजन है ये 45,000 टन के आसपास है। और ऐसे में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, हालांकि भारत से पहले सिर्फ 5 देश ने ही 40,000 टन से ज़्यादा वजन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया है। तो इस सूची में भारत भी अब शामिल हो चुका है। तो ऐसे में ये सारे पॉइंट यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। चलेंगे हम यहाँ पर अगले छठे प्रश्न पे, छठे नहीं बल्कि 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में 1 सितंबर 2022 को नुआखाई पर्व या फिर उत्सव मनाया गया है। तो नुआखाई पर्व या फिर उत्सव की बात करें तो ये संबंधित है असम के पश्चिमी प्रांत से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी यहाँ पर यह दे दूं कि हाल ही में 1 सितंबर 2022 को उड़ीसा में नुआखाई पर्व या फिर उत्सव मनाया गया है। हालांकि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि यह एक सामूहिक कृषि उत्सव या फिर लोक पर्व है, जो कि मुख्य रूप से उड़ीसा के यहाँ पर ले नहीं बल्कि के उड़ीसा के पश्चिमी प्रांत में मनाया जाता है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, यह कृषि से संबंधित है। यह कृषि उत्सव या फिर लोक पर्व है
जो कि मुख्य रूप से उड़ीसा के पश्चिमी प्रांत में इस त्योहार को मनाया जाता है। अब यहाँ पर नुआखाई उत्सव की बात करें तो नुआखाई उत्सव के दिन नए कटे धान का चावल क्षेत्र के कुलदेवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि हमारे बिहार के ग्रामीण परिवेश में जब नया चावल खेत से कटकर घर आता है तो ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नाम से यहाँ पर कह सकते हैं इस उत्सव को माना जाता है। तो इस तरह के उत्सव पूरे भारत में मनाए जाते हैं अलग अलग नाम से। लेकिन यहाँ पे असम की बात करें तो असम में इसको नाम दिया गया है नुआखाई, यानी कि नया खाना शायद इसका अर्थ होता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त कुछ और पॉइंट की बात करें जो कि असम से संबंधित है। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर कलिंग महोत्सव, छऊ महोत्सव, पूरी बीच महोत्सव आदि मनाया जाता है जो कि सारे के सारे असम से संबंधित है। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किनके द्वारा नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभी हाल ही में इस पोर्टल का लॉन्चिंग किया गया, फिर इसकी शुरुआत की गई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको संबंधित जानकारी दे दूं कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CAPF ई आवास वेब पोर्टल की शुरुआत की है या फिर लॉन्च की है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि CAPF ई आवास वेब पोर्टल की मदद से सभी CAPF अर्थात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल के कर्मियों को आवासीय क्वार्टर की सुविधा मिलेगी। और इसके अतिरिक्त इस पोर्टल में आवास आवंटन से जुड़ी तमाम जानकारी एक साथ यहाँ पर मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसी चीज को ध्यान रखते हुए इस पोर्टल की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर सातवां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में नागेश सिंह को किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात थाईलैंड। संबंधित सारी जानकारी हमने साइड में लिखा है। हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारत सरकार ने नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और यहीं से आपके एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो नोट करना है कि उन्होंने सुचित्रा दुरई का स्थान लिया है। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, दिया नहीं बल्कि यहाँ पर लिया होगा। अब फिर यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है इसी में कि मौजूदा समय में नागेश सिंह विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर थे, लेकिन अभी हाल ही में थाईलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारा अगला पॉइंट है कि नागेश सिंह इससे पहले विदेश मंत्रालय में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल रह चुके हैं और साथ साथ अटलांटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है। अब यहाँ पे नागेश सिंह की बात करें तो नागेश सिंह भारतीय विदेश सेवा अर्थात इंडियन फॉरेन सर्विसेज के 1995 बैच के अधिकारी हैं, नोट कीजिएगा। और साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी है थाईलैंड के बारे में कि राजधानी कहाँ है, तो ध्यान रखना आपको थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और यहाँ की जो मुद्रा है ये थाई बात है, तो ये भी यहाँ से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। जिस प्रश्न में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ या फिर यहाँ पर स्टार मार्क दे रहा हूँ तो वैसे प्रश्न को आप स्पेशल ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आठवां प्रश्न की हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय कृषि अर्थशास्त्री अभिजीत सेन का निधन हुआ है, बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है वर्ष 2010 में उन्हें पद्म भूषण जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इनसे सम्मानित किया गया था। आप यहाँ पर प्रसिद्ध भारतीय कृषि अर्थशास्त्री अभिजीत सेन को इस इमेज में देख रहे होंगे। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि योजना आयोग के पूर्व सदस्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ रहे अभिजीत सेन का हाल ही में निधन हुआ है। आपको ध्यान रखना है दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ और वे 72 वर्ष के थे। भारत सरकार ने उन्हें 2010 में उन्हें सार्वजनिक सेवा के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। पद्म भूषण की जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिया, ये भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे पहले बात करें, भारत का जो पहला सर्वोच्च सम्मान है ये है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो इस तरह से भी इस चीज को आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है, आप यहाँ पर देखिए पहले इस पॉइंट को कि वर्ष 2014 में जब एनडीए सत्ता में आई थी तो अभिजीत सेन को दीर्घकालिक अनाज नीति तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस वजह से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक पॉइंट और भी है यहाँ पर कि अभिजीत सेन के पिता समर सेन विश्व बैंक के अर्थशास्त्री थे, यानी कि अर्थशास्त्री रह चुके थे विश्व बैंक के। तो सभी पॉइंट जो यहाँ पर हमने यहाँ पर शामिल किया है आप लोग अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर नवा प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है। ये इसका 10वां संस्करण था और इसकी जो कर सकते हैं शुरुआत हुई या फिर जो इसका आयोजन हुआ है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना इसका आयोजन अभी हाल ही में
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर यह है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ और ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 10वां संस्करण था। इस अभ्यास के उद्देश्य की बात करें तो इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्र में होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण पाना और साथ साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों की जान बचाना इस अभ्यास का मूल उद्देश्य है। अब यहाँ पर इस अभ्यास की बात करें तो इस वर्ष इस अभ्यास में 16 मित्र देश के 24 विदेशी पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में 2022 की थीम की बात किया जाए तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस वर्ष 2022 में जो इसकी थीम थी तो कैपेसिटी बिल्डिंग टुवर्ड मरीन पैसेंजर सेफ्टी इंडियन कोस्ट गार्ड, ये 2022 की इसकी थीम थी। ये यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और जो लोग नोट नहीं कर सकते, सारे मटेरियल जो पीडीएफ फॉर्मेट में है बीपीएससी मेकर ऐप पर उपलब्ध है, आप वहाँ पर जाकर के इसे डेली बेसिस पर डाउनलोड कर सकते हैं। अगला हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली। आपको यहाँ पर इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा भारत के पहले वर्चुअल स्कूल की शुरुआत की गई है और ऐसे में इस वर्चुअल स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी समेत कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और भी बातें हैं इनसे संबंधित जो कि आपको ध्यान रखना है। तो इस वर्चुअल स्कूल में देश भर के छात्र दाखिला लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं और ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। हालांकि इस स्कूल की बात करें, जो डिजिटल स्कूल है, यह स्कूल 9वीं से 12वीं कक्षाओं के छात्रों के लिए ही ये उपलब्ध होगा। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 9वीं से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र छात्राएं होंगे उन्हीं के लिए ये स्कूल उपलब्ध है। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 11वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें लगाई है। अब ये मेघदूत नामक जो मशीन लगाया गया है ये मुंबई में लगाया गया। अब इसका कार्य उद्देश्य क्या है वो सारी बातें आप यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि हाल ही में हवा में जलवाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मुंबई महाराष्ट्र में मेघदूत नामक मशीनें स्थापित की हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हवा से पानी निकालने की मेघदूत नामक इस तकनीक को मैत्री इक्वाटेक ने मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि हवा में मौजूद जलवाष्प को पानी में परिवर्तित किया जाएगा और इस मशीन का नाम है मेघदूत और इसे तैयार किया गया है मैत्री एक्वाटेक के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत। और साथ साथ यहाँ पे अगला पॉइंट है, इस मशीन का पूरा नाम की बात करें तो हालांकि इस मशीन का पूरा नाम मेघदूत ऑटोमोस्फेरिक वाटर जनरेटर है। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए इस मशीन का जो पूरा नाम है ये मेघदूत ऑटोमोस्फेरिक वाटर जनरेटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न की हाल ही में लिखित पुस्तक इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बुलापे बालकृष्णन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि अर्धवार्षिकी जो है ये जनवरी से जून तक का बिहार स्पेशल लॉन्च हो चुका है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और साथ साथ जो मंथली मैगजीन आता है बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित वो जनवरी से अगस्त तक का अपडेट कर दिया गया है। सारा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और एप्लीकेशन पे भी ये अपडेट है, आप वहाँ पर जाकर जरूर से जरूर डाउनलोड करें। अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर बात करें बीपीएससी एग्जाम की, तो जो लोग घर बैठे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में लगे हैं तो हमारे 50 प्रैक्टिस सेट की जो श्रृंखला ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है, आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और साथ साथ आपको यहाँ पर पीडीएफ फाइल भी मिलेगा जो कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी का आकलन करेगा। आप ये खुद से जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस स्तर की हुई है और यहाँ पर जितने विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए हैं उनमें आपकी रैंक क्या है। तो हजारों विद्यार्थी के बीच यहाँ पर आप अपने रैंक जान पाएंगे। ये केवल और केवल अभी 99 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। ये ऑफर पीरियड में है, तो आप इसे ज्वाइन करके अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें आज के इस वीडियो के प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है। कंप्लीट जानकारी हमने यहाँ पर आपको दिया है, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।